जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार आरपी सिंह साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और अपनी आवाज से पहचाने जाते हैं और बड़ा स्ट्रांगली अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी पार्टी के मुद्दे जो होते हैं उनको डिफेंड करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पहले तो आपसे दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था बांग्लादेश, उसको डिस्कस करना है। और दूसरा जी सर, जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स है और नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स है, इसको डिस्कस करना है। तो सर, जी सबसे जी। पहले जो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि जो बांग्लादेश में आपके वजीर आजम गए हैं, तो सर ठीक है, बायलैटरल ताल्लुकात तो ठीक है, लेकिन वहां पे सुना है 4-5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं। तो आप नहीं समझते कि मोदी साहब को ये नहीं जाना चाहिए था और वहां पे अमन रहता, उनके जाने से माहौल खराब हुआ है? देखिए, ये उनके अंदरूनी मामला है। ये उनका उनका देश का अंदरूनी मामला है। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनके यहाँ से निमंत्रण आया था, उनके यहाँ से न्योता आया था, और वो गोल्डन जुबली मना रहे थे, इसलिए गए। हमारी तरफ से ये नहीं कि हम कोई जबरदस्ती गए। उनके यहाँ से निमंत्रण था, और वहां पर जाकर कुछ चर्चाएं थी, कुछ विषय थे, कार्यक्रम थे, उसके अंतर्गत गए। अब वहां पर उसके पीछे से कुछ होगा तो होगा, उसको निपटना, देखना उस देश का काम है, बांग्लादेश का काम है। बांग्लादेश उसको देखेगा कैसे, क्या मामला, क्या नहीं है। और ये तो हर देश में रहता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार के शरारती एलिमेंट, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट जिनको कुछ ना कुछ शरारत करनी है, वो रहते ही रहते हैं उसमें। कोई बात नहीं, परंतु हमारी और बांग्लादेश की और आपकी भी हमारी एक कट्ठी सांझ है, एक कट्ठी हमारी पिछोकड़ है। इस कारण से लोग हमको तो एक साथ ही चलना है। अब ये तो आपने सही कहा कि हमारे कल्चर एक हैं, हम एक इलाके में रहते हैं, जुबान एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात खराब हो गए। और जरा हमें सर आरपी सिंह साहब बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो ट्रिप था बांग्लादेश का, ये कैसा रहा? इसमें एक तो ये एलिमेंट है कि जो वहां पे जो मुसलमान है उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और नरेंद्र मोदी साहब का जो एक जो उनकी आपकी पार्टी का जो एक तरीकाकार है मुसलमानों को लेकर के, उस पर उन्होंने बहस की और उस प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा आप क्या समझते हैं जो आपकी पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, वो कैसी है? और क्या मजीद मजबूत हुई है, या सुना है पानी के हवाले से बड़े कंसर्न है बांग्लादेश के? सो हाउ डू यू सी ओवरऑल पिक्चर? देखिए, बांग्लादेश के अपने जो वहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं, वो हम एड्रेस कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। परंतु वहाँ पर जो लोकल इश्यूज हैं, उन लोगों के, अगर कोई अंदरूनी इश्यूज वो निपटेंगे, हमें उसमें पढ़ना नहीं। और जहां तक अपने मुसलमानों को लेकर, जब मोदी जी ऊपर था, एक जबरदस्ती का हवा खड़ा कर कर कुछ करते हैं, कुछ लोग शरारती लोग हवा खड़ा करके करते हैं, उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हकीकत तो है कि पूरे मिडिल ईस्ट के जितने मुसलमान देश हैं, सबने मोदी साहब को अपने यहाँ की जो सबसे ऊंची वो पदवियां रहती हैं, उससे नवाजा है जी। उनको उनको बुलाकर अपने यहाँ, ओमान हो, बेशक हो, यूएई हो, वो सब देशों ने बुलाया अपने यहाँ, और खूब उनको इज्जत मान दी। अपने जो सबसे बड़े ऊंचे इज्जत के जो पद रहते हैं, जो उनके यहाँ जो रहते होती है, उनको वहां पर दी। तो इसलिए कहना कि अब कोई स्पेसिफिक कोई कुछ लोग होंगे, कुछ टीवी मीडिया में हो। पर मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी पार्टी की सोच या हमारे सरकार की सोच किसी भी कौम के खिलाफ नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है, सबके लिए एक जैसा ही व्यवहार है। अगर तरक्की होगी तो सबकी होगी, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। तो इसलिए ये कहना है कि हमारे लिए किसी के लिए एक सेपरेट कौम के लिए कुछ अलग से सोचा जाता है, ऐसा नहीं है। या कुछ अलग कौम के लिए अलग से कुछ वितकरा किया जाता है, ऐसा नहीं है। सबको एक नजर से देखा जाता है वो। और हमारे यहाँ तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपकी बात सारी क्लियर हो जाएगी। जब मोदी सरकार इस टर्म में आई, 2019 के बाद चुनाव जीत कर आई, अगर मुझे ठीक याद है, 30 मई की तारीख से जब स्वेरिंग हुई, शपथ ग्रहण हुई, और अगर 10-12 जून के आसपास की अगर बात है, तो जो पहला कुछ फैसलों में से जो फैसला लिया गया सरकार का, और वो था कि हम लोग 5 करोड़ मिनोरिटीज के बच्चों के लिए वजीफे देंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप देंगे। अब ये पहला फैसला हो सरकार का, सरकार बने का पहला फैसला सरकार ऐसा करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और मिनोरिटीज में मतलब हमारे यहाँ भारत में मिनोरिटीज में मतलब ज्यादातर मुसलमान ही आते हैं। मतलब सिख भी अलग मिनोरिटीज में आते हैं, परंतु
ज्यादा गिनती में ज्यादा ज्यादा जिसका लाभ मिलता है, जो भी मिनोरिटीज के एंड पे जो भी होता है उसका लाभ हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों को मिलता है। तो अगर सरकार का पहला फैसला हो सकता है, तो उसका तो कोई ऐसा इशू है नहीं, और ये मन में हो। और हमारी सरकार ने ही मुसलमान बहनों के चलते हुए वो जो ट्रिपल तलाक का इशू कई सालों का पेंडिंग था, उसकी भी चिंता करी कि नहीं, मुसलमान बहनें बार बार आती थी, कहती थी कि हमारा ये इशू है, हमारी चिंता करें। तो हमारे यहाँ ये सोच के नहीं किया जाता कि ये नहीं नहीं, इनके साथ कोई अलग से कोई व्यवहार किया जाएगा। उल्टा सरकार चिंता करती है कि किस प्रकार से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो सबके सबको मिले। मतलब अगर किसी गांव में बिजली पहुंची है तो ये नहीं पहुंचकर हर किसी, मतलब किसी गांव में पहुंची, कोई मुसलमानों का गांव है या हिंदुओं का गांव है, बिजली पहुंची सबके यहाँ पहुंची होगी, सड़क पहुंची तो सबके यहाँ पहुंची होगी। और गैस के चूल्हे मिले होंगे तो सबको मिले होंगे, अगर सिर पे छत मिली होंगे, मकान मिले होंगे, सबको मिले होंगे, हर किसी को शौचालय मिले होंगे तो सबको मिले होंगे। तो ऐसा सोचना कि अगर किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है तो उसमें जो मुसलमान किसान है उनको भी मिल रही है, वो ये नहीं कि सिर्फ हिंदू किसानों को मिल रही है। तो जो हमारे यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। बस तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी राजनीति करनी है, अपने अपने एजेंडा चलाने हैं, उनके नैरेटिव चलाने हैं, और चलाएंगे। लेकिन सर आप जब बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात हो तो दो एंगल सामने आते हैं मेजर। एक तो ये है कि आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, और आप कहते हैं कि हम सबके लिए एक जैसा ही प्लान लेके आते हैं। और जाहिर बात है, कोई भी हुकूमत, कोई मुल्क तब तक नहीं चल सकता जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो। आप तमाम तबकों को आगे ना लेके चलें, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सबके लिए चीजें लेके जानी पड़ती। लेकिन एक बात बताएं सर, आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो होम सेक्रेटरी हैं अमित शाह साहब, होम वो, मिनिस्टर, सॉरी होम मिनिस्टर जो अमित शाह साहब हैं, वो कहते हैं, वो बांग्लादेशियों को कहते हैं ये टर्माइट्स हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो इनकी क्या औकात है। तो आप नहीं समझते, एक तरफ आप कहते हैं जी हाँ हम 5 करोड़ वजीफा दे रहे हैं माइनॉरिटी को, ओके फाइन, लेकिन दूसरी तरफ से आप एक नजरियाती सियासत अपने जो हिंदू और जो सिख कम्युनिटी है उसको इंटैक्ट करने के लिए जो टारगेट करते हैं मुसलमानों को या बंगालियों को, ये दो बिहेवियर नहीं है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आप प्रॉब्लली सीए को रेफर कर रहे हैं, और बड़ा स्पष्ट समझ लेंगे। किसी मुसलमान जो कि आपके यहाँ रहता हो, बांग्लादेश में रहता हो, अगर वो भारत में आना चाहता है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, हमने दी भी है सिटीजनशिप, पर तो उसका एक प्रोसेस अलग है। पर जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली सिख या हिंदू, जहाँ बांग्लादेश में हिंदू हैं ज्यादा, या अफगानिस्तान में सिख या हिंदू हैं, अगर वो प्रताड़ित होंगे, और जो होते भी हैं, आपके यहाँ भी होते, कई बार आपके यहाँ ननकाना साहब में जो घटना हुई सच में, मतलब इसलिए नहीं मैं बाहर से बोल रहा हूँ, वो एक इंसानियत के नाते से निंदनीय घटना थी। जो अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में हुआ वो निंदनीय थे, वहां के सिख यहाँ पर आए। अब वो जो सिख है, जहाँ वहां पे हिंदू है, वो दुनिया में किस देश में जाएंगे? मतलब इंडिया इज द नेचुरल कंट्री फॉर सिख्स एंड हिंदू। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, और दुनिया भर के 85 देश और हैं जहां पर वो जा सकते हैं, रह सकते हैं। उनके भी ये नहीं, मैं नहीं मानता, उनको भी दिक्कत हो रही होगी। हमें हमें कई बार कहा जाता है कि आपके यहाँ बुरुकीज को या शियास को दिक्कत है, और उनके लिए दूसरे देश हैं जहाँ जा सकते हैं। परंतु एक हिंदू के लिए या एक सिख के लिए खास कर कहाँ जाएंगे वो? हमारे पास तो एक ही मुल्क है, हम भारत आ सकते हैं। आपके यहाँ दिक्कत हो तो यहीं आना पड़ेगा, अफगानिस्तान में दिक्कत हो यहीं आना पड़ेगा, और बांग्लादेश में हिंदुओं को दिक्कत हो यहाँ आना पड़ेगा। तो ये उस संदर्भ में है। हाँ, जहां तक आपने कहा कि जो यहाँ पे माइग्रेंट्स आ गए हैं, भाई हमारी एक, जिनको हम लेजिटिमेट राइट देते हैं अपने आने का, और उनको अपने यहाँ शरणार्थी एक्सेप्ट करते हैं, वो तो ठीक है, परंतु जिनको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे शरणार्थी, उनको हम जबरदस्ती अपने यहाँ क्यों ले लेंगे? मैं भारत के मुसलमान की पहले चिंता करूं, या जो बाहर से मुसलमान आ रहे हैं उसकी चिंता करूं? जो खर्चा मुझे बाहर के मुसलमान के लिए करना है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से या किसी और देश से मेरे यहाँ आता है, वो खर्चा मैं अपने मुसलमान के लिए करूं या अपने देशवासियों के लिए करूं? मतलब मैं अपने भारत के जो हमारे देशवासी उसके लिए करूं? तो इसमें बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। इसमें इसमें ये सोचना कि नहीं नहीं नहीं, हमने कोई मुसलमान विरोधी है, ऐसा नहीं है भाई। अपने देश की चिंता पहले करूंगा, बाहर के देश की बाद में करूंगा। जो मेरे यहाँ के मूल निवासी, उनकी चिंता पहले करूंगा। जो लोगों के पास और ऑप्शन है उनकी चिंता बाद में करेंगे जी। परंतु ये नहीं कि उनके लिए भी रास्ते बंद है। अदनान सामी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे यहाँ रहकर अपनी सिटीजनशिप मांगी, देश ने दी सिटीजनशिप। परंतु जो इलीगल माइग्रेंट्स है, बिना पूछे
रात के अंधेरे में आ गए और यहाँ कर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ न कुछ बना लिया, मतलब किसी तरीके से बना लिया। वो बोलेंगे नहीं हमें तो सारे हकूक भी दो। ये तो दुनिया का कोई भी देश नहीं अलाउ करेगा, आप भी नहीं अलाउ करोगे, ना बांग्लादेश अलाउ करेगा, ना कोई दुनिया का और देश अलाउ करेगा। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये जब आरपी सिंह साहब, जब आप ये बात करते हैं कि जो इंडिया है वो हिंदुओं और सिखों के लिए एक नेचुरल मुल्क है, नेचुरल कंट्री है, जबकि मुसलमानों के लिए तो और मुल्क है जहां मर्जी चले जाएं, तो आपका जब इस तरह का तासुर करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा होती? आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप सबके लिए एक सोचते हैं, नहीं हम तो सेकुलर मुल्क हैं, हम तो बड़ा इंक्लूसिव हैं, जब आप खुद मानते हैं कि इंडिया सिखों और हिंदुओं के लिए नेचुरल है, बाकियों के लिए अननेचुरल है? सर ये क्या बात हुई? नहीं, मैं इसको दूसरे रंग से आपको बोलता हूँ, आपने एक ढंग से पकड़ लिया। अच्छा, अगर मेरे साथ आपकी कंट्री में अत्याचार हो तो मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता, मैं बांग्लादेश नहीं जाकर रह सकता, नहीं रह सकता। जब मेरी कौम के साथ कुछ हो तो अगर अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में लोग मार दिए जाएं तो कहाँ जाकर रहेंगे? पाकिस्तान आकर रहेंगे नहीं? कि पाकिस्तान में भी कन्वर्जन हो रहा है, मैं तो आपको डेटा फिगर देता हूँ कितना भयंकर रूप से कन्वर्जन होता है आपके यहाँ। तो मैं कहाँ जाकर हूँ? तो जहां मेरे को लगता है भी सुविधा है, जहां मेरे लिए दिक्कत नहीं है, इसलिए कहा कि जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके लिए तो वो पाकिस्तान वाला आदमी बांग्लादेश जा सकता है, अफगानिस्तान जा सकता है, मिडिल ईस्ट में कहीं जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, टर्की जा सकता है, कोई रोक नहीं है ना जी। परंतु एक सिख के लिए कौन सा देश है बता दीजिए मेरे को, जहां हम जाकर हम रह सकते हैं अगर हमारे साथ कहीं अत्याचार हो रहा हो तो। और खास कर ये जो हमारे बगल के 3 देश हैं, यहाँ पर अगर कहीं अत्याचार हो तो कहाँ जाकर है? और इसमें कोई शक नहीं कि अत्याचार तो होते हैं, वहाँ टारगेटिंग की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कारण कोई और, मैं मतलब मैं उसमें कारणों में नहीं जा रहा, परंतु टारगेटिंग होती है, ये तो सच है, ये तो एडमिट करना चाहिए कि टारगेटिंग होती है। खैर सरदार साहब, टारगेटिंग तो इंडिया में भी होती है। अगर अब जारी बात है, हम ये बात करने लगेंगे तो मुसलमानों को, अब ये तो नहीं है अगर 2002 के राइट्स हुए तो मुसलमान कहीं और चले जाए, रहना तो अपने मुल्क में ही होता मैं है। मैं 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 एक छोटी बात देखिए, टारगेट होकर इंसाफ मिल जाए तो बात समझ लगती बात, टारगेट होकर इंसाफ ना मिले वहां दिक्कत है, एक बात। दूसरी बात है कि अगर एक सिंगल कम्युनिटी की टारगेटिंग हो तो अलग बात है। मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, हमारे साथ भी हुआ इस देश में, यहाँ पर दिल्ली में कत्लेआम भी हुआ, मैं सिखों के कत्लेआम भी हुआ, परंतु फिर भी हमारी नेचुरल कंट्री यही, हम तो दुनिया में किसी और देश में जा नहीं सकते, हमने फिर भी अपना अपना रसूख वापस बनाया। ऐसे ही जो हमारे भारत के मुसलमान है उनके लिए कोई सब छूट, उनको कोई दिक्कत थोड़ा है जी हमारे भारत के मुसलमान की। परंतु अगर आपके यहाँ कोई मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, आपके यहाँ शिया को टारगेट किया जा रहा है, आपके यहाँ बलूच को टारगेट किया जा रहा है, तो वो रास्ता निकालेंगे अपना और किसी देश में जाने के लिए। हमारे यहाँ नहीं आ सकते, इसकी इतनी बात। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ का जो इस्लाम को फॉलो करने वाला, वो बलूची हो, सिंध हो, वो शिया हो या कोई और हो, मतलब लांग लंबी सूची है, पर वो कहीं भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये कि हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, हमारे तो रास्ते सब बंद है, हमारे तो एक भारत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो सिखों को अपना, ये तो बात होती है, आप जब सिख पूरी दुनिया में जाते हैं आपके लिए रास्ते तो खुले हुए हैं सर, बट नहीं, एनी हो। वो जाते हैं, वो जाते हैं कनाडा में, मैं मानता हूँ कनाडा में, न्यूजीलैंड में, सारी दुनिया में जाते हैं, परंतु एक कंट्री ऑफ नेचुरल हैबिटेशन तो इंडिया है। वो ठीक है, हम व्यापार के लिए, मतलब मेरे परिवार के लोग भी काम करने के लिए, व्यापार के लिए, आगे काम के लिए जाते हैं वहां पर, और वहां जाकर रह भी जाते हैं, सिटीजनशिप भी लेते हैं। पर उनकी भी जो पिछोकड़ है वो यही है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बात स्पष्ट करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जगजीत सिंह चौहान का नाम तो आपने सुना होगा। जगजीत सिंह चौहान वो थे जिन्होंने खालिस्तान की मूवमेंट सबसे पहले शुरू की थी, और मुझे जाकर 77 के आसपास की बात है। खालिस्तान का एक पासपोर्ट भी निकाला था, खालिस्तान का एक झंडा भी जारी किया था, खालिस्तान की करेंसी भी जारी की थी। मेरे पास फोन में, सॉरी उसी फोन पे जिस फोन पे आपको बात करूँ, आपको एक पिक्चर भेज दूंगा। जगजीत सिंह चौहान हिंदुस्तान आए, मैं खुद उनको लेकर आया, वो उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे हिंदुस्तान आकर मुझे अपना आखिरी टाइम हिंदुस्तान में गुजारना है। जिस व्यक्ति ने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू करी, वो सन 2000 के आसपास हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान आए, रहे यहाँ पर, उनको हमने सिटीजनशिप वापस दी, उनको ब्लैक लिस्ट हटाया गया, सिटीजनशिप दी, यहाँ आकर फिर आकर 2 चुनाव लड़े यहाँ से उटांडा से। उन्हें एक पार्टी बनाई, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, खालसा राज पार्टी बनाई, उससे चुनाव भी लड़े। अलग बात है, हार के चुनाव, हार जीत अपनी जगह, और यहाँ पर चुनाव भी लड़े। अब आप सोचो, आप बोलो जी उनके पास तो अमेरिका में रहते, तब कनाडा इतना
बड़ा वैसा देश नहीं जहाँ सिख रहे, अमेरिका में ज्यादा सिख रहते हैं उन दिनों में। तो अमेरिका से हिंदुस्तान आए। अब उनको बोलो जी अमेरिका भी उनके पास देश था, पर तो नहीं, उनको लगा नहीं, मेरे को रहना तो अल्टीमेटली जाकर, अगर मेरे को आखिरी सांस लेना तो हिंदुस्तान में लेना है। मैं तो हम्म। जगजीत सिंह चौहान का लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सॉरी इस पे कोई दूसरे फोन पे नहीं तो आपको पिक्चर दिखा था। जगजीत सिंह चौहान हिंदुस्तान आकर चुनाव लड़े, मुझसे मिले, यहाँ पर किन किन लोगों से मिले आपको दिखा दूंगा तो आप दंग हो जाओगे जिस बात को देखकर। नहीं, अच्छा है जी। देखिए, मैं आई विल सपोर्ट के भारत के अंदर जो लोग भी हैं वो अपनी मर्जी से रहें, और सबके लिए हो वो सिख हो मुसलमान हो, लेकिन एनी हो मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अमित शाह साहब ने टर्माइट कहा था बंगालियों को, तो मैंने नहीं इसलिए नहीं वो नहीं, बंगालियों को नहीं कहा, नहीं नहीं, मैं माफी, एक मिनट, मैं बंगालियों को नहीं कहा जी, सॉरी, आप गलत यूज कर रहे हैं, बंगालियों को बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को कहा जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर, और कहा होगा मुझे, मुसलमानों और जब मुसलमानों को कहा था। अरे सर प्लीज, मैं और टर्माइट वर्ड नहीं यूज किया, ये कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये गलत है यहाँ पर। आपने पता नहीं उनका कोई उनका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, आपने उसका अनुवाद टर्माइट कर लिया होगा अंग्रेजी अंग्रेजी में, पर मुझे एग्जैक्टली मुझे, मैं ऐसे गलत को टेक्स्ट में नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर का, रोहिंग्यास को लेकर के हम कहते हैं जो रोहिंग्यास हमारे यहाँ आ गए हैं, जिनको हमने शरण दी है, जिनको ऑथराइज किया, वो रह सकते हैं। अब जो बिना, अगर हमने 500 लोगों को छूट दी है, उनके साथ 5 या लोग और आ जाएंगे, तो हमारी भी तो रिसोर्सेस है ना, हम अपने, हमारे अपने इंडियन रिसोर्सेस हम उन पे क्यों लगाए? ये तो दुनिया भर के देश करते हैं, वो तय करते हैं कि हमने कितने लोगों को अपने यहाँ शरण देनी है, हमने कितने लोगों को यहाँ पे इमिग्रेशन देना है, या हमने कितने लोगों को यहाँ पर रहने देना है। वो अमेरिका भी तय करता है, वो इंग्लैंड भी तय करता है, वो सारे देश तय करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी तय करता है। उसमें चलिए, उसमें मुझे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि ये बड़ा सीरियस पॉइंट है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि हम जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलें और वो आए पाकिस्तान में, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है। पूरी दुनिया से तो सिख आते हैं पाकिस्तान, लेकिन भारत सरकार वो जो 5,000 का नंबर है उसको पूरा नहीं होने देती और लोगों को डिस्करेज करती है आने में, कि वो पाकिस्तान ना आए और एक माहौल दिया जाए कि जी जो है शायद पाकिस्तान में जो है वो करतारपुर जाने से उनके अंदर एक खौफ डाला जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये खौफ की फिजा हमारे सिख भाइयों के लिए कब खत्म होगी? क्योंकि हमने तो कॉरिडोर खोला ताकि वो अपने रिलीजियस प्लेस पे आए, और ये नहीं कि कोई पाकिस्तान कोई एहसान नहीं कर रहा उनके ऊपर, ये तो उनका हक है, उनका हक है, उनका एक दुनियावी हक है, दीनी हक है, उनका बुनियादी हक है। और उनको जिस तरह हम मक्का मदीना जाते हैं, तो आप सर ये कब सिखों के लिए आजादी होगी? वो कब आजाद होंगे कि वो पाकिस्तान करतारपुर साहब कॉरिडोर दिल लगा के और खुशी से आए? करतारपुर का कॉरिडोर का रास्ता कहीं ऊपर हवा से आता है या भारत से ही जुड़ता है कहीं से? हमारे यहाँ से इसके जुड़ता है ऊपर ना। पूछे। हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ से जुड़ता है ना जी। हाँ हाँ तो रास्ता तो, अगर आधा आपने बनाया तो आधा हमने भी बनाया रास्ता, वो ऐसा तो हाँ। नहीं सिर्फ आपकी तरफ से ही बना है जी, वो हमारी तरफ से भी रास्ते बनाए गए हैं जी। और आपकी जानकारी ये तो आपको, और ये भी मैं आपको भेज दूंगा। आपके यहाँ शायद शाह मोहम्मद या कुछ ऐसे, सॉरी महमूद थे यहाँ पर, अम्बेसडर साहब थे, मैं नाम भूल गया, माफी चाहता हूँ। मैं उनसे खुद मिला था, नवाज शरीफ साहब वहां पर थे, तब आपके यहाँ वजीर आलम, वहां पर प्राइम मिनिस्टर आपके वो थे। मैं खुद मिलने गया था उनसे, उनसे निवेदन किया था कि ये करतारपुर का रास्ता खोलो। और अ, हालांकि वो खुला, इमरान खान के रहते खुला, परंतु ये बात तो 70 साल से सिख मांग रहे थे, और भारत सरकार से भी हम मांग कर रहे थे कि रास्ते खुलने चाहिए, क्योंकि हम तो अरदास करते हैं कि जो गुरुद्वारे और धाम हमसे बिछड़ गए उनके खुले दर्शन दीदार हो। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, पता नहीं एक फिर आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ सिखों को रोक है। हमारे यहाँ से जिस जो जाना चाहता है उसको वीजा मिलता है, जो जाना चाहता है उसको जो जो उसका परमिट है वो मिलता है, उसका सिस्टम है वो मिलता है, अप्लाई करता है मिलता है। परंतु वो क्योंकि आपके यहाँ कुछ एक रकम तय कर दी है आपने, कुछ वो ज्यादा रकम है इसलिए दिक्कत होती है। वो ठीक हो, आपका आपके यहाँ एक खर्चा होता होगा, जो आदमी आता होगा उसको लेकर जाना आना वापस का, एक उसका मेंटेनेंस का खर्चा होता होगा, उस कारण से वो दिक्कत हो। अन्यथा हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से कोई रोक नहीं है। जो सिख जाना चाहता है, या सिख के अलावा जो और भी जाना चाहता है, जो श्रद्धालु जाना चाहता है, करतारपुर जाना चाहता है, नानक साहब की छू लगी धरती पे जहाँ उन्होंने कसानियत की, वहां जाकर रहना, वहां जाकर मत्था देख कर आना चाहता है, हमारी तरफ से छूट है, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है हमारी तरफ से। और करतारपुर का कॉरिडोर बनाई इसलिए था कि वो रास्ता खुले और लोगों का आने जाने का रास्ता खुले, और जो गुरु नानक देव जी के चलते हुए शायद और भी रास्ते खुल सके हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, जारी बात है, आपने पैसों की बात की, हम खुद सऊदी अरब जाते हैं, 6-6 लाख 7-7 लाख रुपया लगा के जाते हैं हज मैंने करने। कहा मैं जस्ट बता रहा हूं, और ये आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये उनको पता होना चाहिए। भारत के मीडिया ने इसको बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। मैं खुद भारतीय मीडिया पे आता था कि ये क्यों पैसे लगा दिए, क्यों रकम लगा दी, कि अब वो सारी बात नॉमिनल सी अमाउंट है। पहली तो बात है, अरबों रुपए लगा के वो सारा बनाया ताकि हमारे भाई आए, इज्जत से लंगर खाएं, मजे करें, घूमें फिरें और देखें और वापस जाएं। एक तो वो किया, ऊपर से हमें टारगेट किया। अब वो जारी बात है, मेंटेनेंस तो होती है। वो अगर, अब आपको पता है सऊदी अरब की सरकार जो है वो 16-17 अरब डॉलर सालाना मुसलमानों से रेवेन्यू कमाती है। खर्चा नहीं पूरे करती, प्रॉफिट भी कमाती है। हम प्रॉफिट नहीं चाह रहे, हम तो सिर्फ उसकी मेंटेनेंस चाहते हैं। हमारे सिख भाइयों को वो भी बुरी लगती है, उनको तो नहीं नहीं, शायद मैं एक सौ उदाहरण मीडिया। देता हूँ आपको जी। आप अजमेर शरीफ आते हैं, कोई आपसे कोई हम ये थोड़ा लिया जाता है भी अजमेर शरीफ आने कितने पैसे लिए जाएंगे तो भी अजमेर शरीफ जा सकते हो। परंतु ठीक है, मैं मानो आपके यहाँ हो, परंतु वो एक कारण है जिसके कारण से थोड़ी दिक्कत है, मैं मानो, और मैं खुद चिंता कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अपने यहाँ जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी उनसे भी बात कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा माहौल उस ढंग से है। जैसे थोड़ा ठीक होगा मामला तो हम तो अपने यहाँ बात करेंगे, और हो सकेगा तो उसकी फंडिंग भी गुरुद्वारा कमेटी से कराएंगे जी। रिक्वेस्ट करेंगे गुरुद्वारा कमेटी को, जो जो सिख नहीं अफोर्ड कर सकता उसकी चिंता सिर्फ गुरुद्वारा कमेटी कर लेगी। कि आपसे पूछ लेंगे भाई साल का इतना पैसा हमसे ले लो, 5,000 लोगों का आपने परमिशन दी है, साल का इतना पैसा हमसे एडवांस दे दो, जो आना चाहे आए, या एक एक मुश्त दे दे पैसे, वो करें, उसकी चिंता हो जाएगी उसकी। वो थोड़ा ये कोरोना ना होता तो शायद उसकी भी हम बातचीत आपस में सिखों में कर रहे थे। सिख इस मामले में तगड़े हैं, गुरु की मेहर है, सिख इस मामले में बहुत तगड़े हैं कि अपने आप कोई निमाना सिख हो उसकी चिंता कर लेते हैं। नहीं, सिखों से तो हमें बड़ी मोहब्बत है, ये नहीं कि हिंदुओं से नहीं है। मैं सिख ते सानू दिलो जानू प्यारे लगते हैं। मैं दिल ही कह जी रहा, मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। मुझे पता है लेकिन कस्टमर जीवन एक, साहब, मुझे आपका निजी पता है कि मैं आपकी निजी तौर पे करूं, परंतु मैं आपके पर्सनल लेवल पे बात ही नहीं कर रहा जी। हाँ, नहीं बात नहीं नहीं, खराब मैं खराबी का होती है जब माहौल खराब होता है ना जी। उस हाँ माहौल में फिर मौका मिलता है लोगों को शरारत करने का जी। और जब हाँ सरकारें उन पे जो माहौल खराब करते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, वो कहीं की सरकार हो, मतलब मैं इसलिए नहीं कि आपकी सरकार या मेरी सरकार, कहीं की सरकार अगर जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो अगले आदमी को, दूसरे आदमी को शाइन मिलेगी, सीधी बात है। तो अच्छा। इसलिए सिखों से तो मोहब्बत आपकी बहुत अच्छी है और स्वागत है आपका। और हमारे यहाँ तो कहते हैं वो लगा नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जो उपजा, कौन भले कौन मंदे। परंतु मानने की बात है जी, उतना आप भी मानो उतना हम तो खूब मानते हैं जी, उतना आप भी मानो जी। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। अच्छा, सरदार साहब, अभी आपसे थोड़ा, ये पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं नॉर्मलाइज हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी एक आधा चिट्ठी लिखी है, कोई ट्वीट हो गई, हमने भी पैगाम भेजे हैं। सो मुझे ये बताएं कि बीजेपी अब कोई मामलात बेहतर करने में अपना कोई किरदार अदा करेगी, या बांग्लादेश जाके जो है फिर गोलियां चलाएगी पाकिस्तान की तरफ? देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो एक ही है। और वो बात जब तक पाकिस्तान समझेगा नहीं, जब तक वो दिक्कत रहेगी, वो है टेररिज्म। जब तक वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, वो हमारे लिए तो जो है वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि टेररिस्ट का मैं मानता हूँ आप उसको धर्म से जोड़ेंगे तो नहीं, परंतु टेररिस्ट है, उसने वो गोली आप पे भी चलानी है, हम पे भी चलानी, कहीं और भी चलानी है। आप हमारे यहाँ अगर बंद हो जाएगा तो आप क्या चलानी शुरू कर देगा। और इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके 30,000 लोग हमारे पास हैं, उनका क्या करें। अब आपको भी अपने एक पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा जी। और वो कि हमने किस प्रकार का काम आगे बढ़ाना है। मतलब आप भी जानते हो कि पाकिस्तान दिक्कत में है, लेट्स एडमिट दिस, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। और कोई इसमें ये नहीं कि आपकी तरफ मैं उंगली उठा रहा हूँ, इस तरह से मत सोचिएगा। जो चीजें हकीकत हकीकत माने, मेरे यहाँ भी कोई दिक्कत हो, मैं हकीकत मानता हूँ नहीं, परंतु हकीकत है। उसमें से अच्छा रास्ता ये है कि आप जितना खर्चा आप बॉर्डर पे करते हैं, या हमारा खर्चा जितना बॉर्डर पे आपके कारण से होता है, उसको बजाकर दोनों देशों की तरक्की की बात करें। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हमारी लड़ाई गुर्बत से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट से होनी चाहिए। तो उसकी चिंता करें, दोनों देश उसकी चिंता करें बनस्पत की हम आमने सामने कुछ करें। और पर मैं आज वापस आपको अश्योर कर रहा हूँ, हमारी तरफ से हमेशा पहल रहेगी शांति की। अगर याद हो नवाज शरीफ साहब बने थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, अटल जी ने भी इनिशिएटिव लिया नवाज शरीफ से आपसे रहते हुए। तो जब भी हम इनिशिएटिव लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसा वापस आपके एंड से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस कारण से वापस गैर लगते हैं, वापस माहौल खराब होता है। अभी अभी जो आप कह रहे हो कोई चिट्ठी पत्री की बात, ये तो हर साल आपके यहाँ
आपका जो नेशनल डे होता है उस पर आपको बधाई जाती जाती है। और हाँ, इमरान खान साहब बीमार हुए, उनका स्वास्थ्य की चिंता करना मतलब ये एक बड़ा नॉर्मल बात है, और एक पड़ोसी की कारण से करना भी चाहिए। आपका भी अगर पड़ोसी बीमार तो हालचाल पूछे तो आप जाते ही जाते हो, और उसको अगर मैं बीमार हूं तो मेरा पड़ोसी हालचाल पूछने आएगा। तो ये अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री मोदी की भी पहल है। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी जो अभी कुछ बयानबाजी हुई है, अच्छी बयानबाजी हुई है, अगर अच्छा हो, अच्छा रहेगा कि हम अगर दोनों के दोनों अमन की ओर बढ़े, दोनों देश अमन की ओर बढ़े, जिससे क्या होगा कि मैंने कहा ना, जो खर्चा हम लोग असले पे करते हैं, जो बंदूक पे करते हैं, वो खर्चा देश की तरक्की के लिए करेंगे, वो आप अपने यहाँ करें, हम अपने यहाँ करें। और उसमें जो हमसे कहीं आपको कोई सहयोग चाहिए आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए, या आपके यहाँ कोई दिक्कत हो रही हो, हमें बताइए, हम करेंगे। हम उसको मतलब हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी चिंता हो सके कि आपके यहाँ अगर आपका मामला आपसे नहीं निपट पा रहा, हमें बता दीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि चिंता करे उसकी। क्योंकि अल्टीमेटली, एक मिनट, अल्टीमेटली फ्लैश पॉइंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही है इस पूरे रीजन में। अगर ये दोनों शांत होंगे तो पूरा रीजन शांत होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको सरदार साहब ये बताऊं, आरपी सिंह साहब, पाकिस्तान और भारत का जो सबसे बड़ा मसला वो दहशतगर्दी नहीं है, वो कश्मीर रहा है और अभी भी है। सो आपने कश्मीर को दहशतगर्दी, सुन लीजिएगा, मैंने आपको सुना था, बिल्कुल। जो जो हमारा और आपका सबसे बड़ा मसला है ना, वो दहशतगर्दी नहीं था, वो कश्मीर है। तो ऑब्वियसली जो चीज डिस्कस होनी चाहिए, मेरी अपनी जाती राय है और अब अपने पर्सनल यूट्यूब और वीलॉग्स में भी कहता हूं कि कश्मीर क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आज तक सॉल्व भी नहीं हो सका, तो लिहाजा इसको फॉर अ टाइम मोमेंट हम साइड पे कर लें और वो काम करें जिससे चीजें नॉर्मलाइज हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो। जिस तरह एलओसी के ऊपर हमने सीज फायर जो है वो उसको किया, करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला, कोई ट्रेड खोले, पाकिस्तान इंडिया को एमएफएन स्टेटस दे, बिजनेस खुले, राहदारियां खुले, लोगों को आना जाना हो, तो साथ में फिर जो बड़े इश्यूज होते हैं इनको भी साथ साथ डिस्कस किया जाए। सो भारत ने जो एक माहौल बना दिया हुआ है दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, और उधर इसमें कश्मीरियों को दबाई जा रहे हैं आप। सो ये आखिरी हमारी आपसे जो रिक्वेस्ट है कि कश्मीर के मसले को दहशतगर्दी से ना जोड़ें, वो प्योरली सर एक इंसानी हकूक का मसला है। वो मैं उसको मुसलमानों का मसला भी नहीं कहता, आज मैं ये भी छोड़ देता हूं, मैं उसको प्योरली ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम कहता हूं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम हमें छोड़े, मुसलमानों को छोड़े, क्या है वो सिर्फ उन बेचारों को इंसानी हकूक की बुनियाद पे उनकी उनकी रिक्वेस्ट सुनी जाए और उनको वही आजादी और वही माहौल मिले जो बाकी भारत में तमाम हमारे सिख भाइयों को और हिंदू भाइयों को और जो बाकी मुसलमानों को मिलता है। कश्मीर के भी इंसानों को इंसान समझा जाए, सिर्फ ये पॉइंट है हमारा। कमर कीमा साहब, मैं चाहूंगा कभी आपका मौका लगे और जल्द चाहूंगा आप मेरे साथ चाहिए। मैं कश्मीर का इंचार्ज रहा हूँ पार्टी की ओर से भी, और मैं अखबार में काम करता हूँ, तब भी मैं कश्मीर देखता था 1992 से। और मैंने हिजबुल के लोगों से नेगोशिएशन भी की है, बातचीत भी करी है 1992 में। तो इसलिए आप ये मत बताइए कि कश्मीर में प्रॉब्लम मिलिटेंसी के नहीं है, कोई लोकल वहां पर बहुत दबाव है। आपकी जानकारी के लिए, वहां पर अभी हाल में डिस्ट्रिक्ट चुनाव हुए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का चुनाव हुए, उससे पहले वहां पर पंचायतों के चुनाव हुए। ये पहली बार है कि 70 साल में, हम भी मानते हैं हमारे देरी हुई, परंतु हम पहली बार है कि हमने कोशिश की है कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे जाए। और जब डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे जाती है तो उसमें पार्टिसिपेशन होता है, और लगभग 70% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये नहीं उसमें मतलब अक्रॉस दी कश्मीर, मतलब ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, पूरे कश्मीर में 70% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है। और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब उन्होंने अपने यहाँ पंचायत का प्रधान चुना होगा, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रधान चुना होगा, और वो जो सरकारी फंड है उनके माध्यम से जाता है। कभी अगर हो सके तो आप जुनेद भट्टू हैं हमारे कश्मीर के, हालांकि मेरी पार्टी से नहीं है, कश्मीर के मेयर, कभी उनसे बुलाकर पूछिए कि वो उनको कितनी दिक्कत है, उनका कितना साथ घुटता है, कितने कैसे उनका मन रहता है, तो आपको पता लग जाएगा कितने वो खुश है या कितना वो काम करते हैं, आपको दिख जाएगा। कृपा कर उनको ट्विटर हैंडल भी फॉलो करें तो आपको पता लगेगा। जुनेद भट्टू जैसा आदमी जो कि हमारा घोर विरोधी मैं मानता हूँ था, अभी भी, मतलब मैं अभी मानता नहीं, पॉलिटिकल तौर पर हमारे साथ है, परंतु वो अपनी श्रीनगर के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो मेयर है वहां का, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं हालांकि मतलब ऑपोजिशन में उनको उसकी फिर भी तारीफ कर रहा हूँ। तो ये कहना कि कश्मीर में दिक्कत है, ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है अगर कि कश्मीर में दिक्कत है,
आपको क्या है कि एक नैरेटिव बिल्ड करके रखना है अपने देश में। आपके मतलब आपको मतलब मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, डोंट टेक इट पर्सनल। मतलब आपके जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक नैरेटिव बिल्ड करके रखना है कश्मीर को लेकर। वो क्योंकि आपके यहाँ एक ग्लू जो कहते हैं देश के लिए, कंट्री के लिए, वो कश्मीर है। आप बना के रखिए सर, हम तो आपको कुछ कह नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आपको अपना देश चलाना है, आप अपने देश के अंदर एक कश्मीर के नाम पर अगर आप देश चलाना चाहते हैं, ग्लू बना कर रखना चाहते हैं, इकट्ठा रखना चाहते हैं, रखिए। परंतु मैं वापस जो निवेदन मैंने जहां से कहा था, जो मोदी जी ने भी कहा था कि लड़ाई कश्मीर की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाए, लड़ाई गुर्बत से लड़ी जाए, लड़ाई एम्प्लॉयमेंट की लड़ी जाए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ी जाए, वो बड़ी लड़ाई है। ये मसले मसले नहीं, और कश्मीर जैसा है ऐसे रहेगा। आप अपने यहाँ से, अपने मन से गलतफहमी निकाल लें कि कभी ये, अगर कहीं ख्वाब भी ये निकालने कि कश्मीर ये कभी आपके पास होगा या आएगा, जो कभी जैसे जो कभी कभी इतिहास में जो हो गया, अब होने वाला नहीं है। और चलें, ये नहीं कि मेरी सरकार है, जो भी सरकार होगी वो भारत की सरकार होगी। जिस पार्टी मतलब जो भी, जिस पार्टी की सरकार होगी भारत की सरकार होगी। और भारत की कोई भी सरकार इस पे तो कॉम्प्रोमाइज कभी करेगी नहीं। लेट्स बी क्लियर ऑन। बहुत और सारी बातें। नहीं, इस पर एक मिनट, इसलिए आप कश्मीर में अगर आपका मन हो तो मेरे छोड़ी, मैं जुनेद मट्टू साहब को कहता हूँ आपको एक बार कश्मीर घुमा देंगे तो आपको समझेगा कश्मीर कैसा और कितना तरक्की मंद है। फिर आप कंपेयर करके फिर किसी दिन आपसे डिबेट करेंगे, फिर आप कंपेरिजन कर लेंगे, फिर मुझे बुला लीजिएगा, आप अपने वाले हिस्से में जो आपके पास कब्जा हुआ है उस पर आ जाएंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, फिर चर्चा करने के बाद मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने आप ही समझाओ जो पॉलिसी मेकर्स है कि कश्मीर भूल जाए और कश्मीर छोड़े, जो चीज करने वाली है उसकी चिंता करें। वो है कि दहशतगर्दी से कैसे, सुनिए, कश्मीर में भी समस्या दहशतगर्दी की है। जो ड्रोन, मैं नहीं कह रहा, फिर मेरी ऐसी सरकार है वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो मेरी विरोधी मतलब पॉलिटिकली मेरी विरोधी सरकार है, वो तक कहती कि ड्रोन से हथियार आते हैं। मैं नहीं कहता, उनके उनके वो ड्रोन पकड़ते हैं। अब बोलो जी, ड्रोन भी हम वहां से बेचकर यहाँ थोड़ा बेचते हैं। तो थोड़ी पॉलिसी में ये लाइए कि हमने कैसे इकट्ठे मिलकर इस रीजन में पीस लानी है, और उसमें पाकिस्तान का भी भला है और हमारा भी, मतलब खैर हमारा भी उसमें लाभ होगा। तो जब आपके यहाँ आप ये सब शांति होगी तो आप सोचो कितने लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सिर्फ फौज पे जाता है, बॉर्डर पे जाता है। वो पैसा आप कुछ अच्छे अस्पताल खोलें, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलें, कुछ अच्छे इंडस्ट्रीज लगाएं, उस पर लगाएं, कुछ और सड़कें अच्छी बने। ये जो आप बाहर से कर्जा लेकर काम करें, उसको जो उसकी वो पैसा वहां इस्तेमाल करें जी। जो आप पे बार बार बाहर की सरकारें कहती है हमारा पैसा वापस करो, अब उसकी जगह वहां इस्तेमाल करेगी। मैं बताता और मैं हूँ तो वापस आपसे हाथ जोड़कर, सॉरी सर, एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपके अवाम से भी, आपसे भी, कि झगड़े में कुछ नहीं रखा। अल्टीमेटली तो जो आपका अवाम सुन रहा है, उसका जो पड़ोसी होगा वो भी उसके साथ 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल झगड़ा कर लेगा। कोई 4 दिन की झगड़े से कुछ नहीं रखा। चले, मैं बताता हूँ अल्टीमेटली सरदार साहब, आप कहते हैं ना झगड़े में मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूँ, शो को भी। जी आप कहते हैं ना झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ। आपने झगड़ा करके तो 2019 का आपकी पार्टी ने इलेक्शन जीता है। पहली बात जरा सुनिएगा, ये झगड़ा ना होता तो पार्टी इलेक्शन कैसे जीतती। एक बात सुनिएगा। दूसरी, बार बार हमारी फौज को जी आप वो इतना खर्चा डिफेंस पे करते हैं। आप ना न्यूक्लियर वेपन बनाते, आप ना बांग्लादेश में हमारे मुल्क में जो है वो आप इंट्रूड करते और वहां पे इंसानी जो सॉवरेनिटी की वायलेशन करते, तो हम ना अपनी फौज तगड़ी रखें। आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया, कतर से लगे हुए हैं, टेस्ट करते। 1999 में भी आपकी सरकार थी, आपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, फिर हमें मजबूरन करना पड़ा। आप देखें, आपका दिल है करता है कि हम सबको ना छोटा छोटे मुल्क समझें, ये हमारी खित्ते में चुदराहट हो, हम इंडिया रीजन का पुलिसमैन हो, और यहाँ पे भूटान को हम इधर से इधर कर दें, श्रीलंका को ऐसे कर दें, वहां पे एलटीटी को सपोर्ट करें, अफगानिस्तान में टीटीपी को सपोर्ट करें, बांग्लादेश में मुक्ति बहनी बना दें, पाकिस्तान में बलोच जो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करें। आप ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने बंद करें, हम आपके साथ हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं। और जो नरेंद्र मोदी और इमरान खान कहते हैं कि इंसानों पे पैसा खर्च करें, हम भी यही कह रहे हैं, सारा मुल्क यही कह रहा है। खुदारा सिमत अपनी तय करें, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। 75 सालों में हमने लड़ के देख लिया, कुछ नहीं है इन लड़ाइयों में पड़ा हुआ। तरक्की, इंसानों पे पैसा लगाएं। लेकिन आप जितना अभी सिर्फ आप देखें ना, अगले 8 साल में 130 अरब डॉलर की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं।
पिछले 10 सालों में आपने $100 अरब से ज्यादा असलहा खरीदा है, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं, और फिर कहते हैं आए खर्चा करें इंसानों पे, आए इंसानों की बेहतरी करें। एक तरफ तुसी जनाब अपनी छुरियां चाकू सीधे कीते ने साडे अल, दूजा कहंदे आओ टेबल ते बैठ के रोटी खाइए, सानू डरांदे भी हो गन्ना सीधियां करके, तो कहते नहीं 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 अमन की बात करनी चाहिए। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, पर हम मजबूर हैं, हमें अपनी, हमारी तो आप सॉवरेनिटी को वायलेट पहले कर चुके हैं। हम यकीन करके माने, सच्ची दिल से बात कर रहा हूं, हम नहीं लड़ना चाहते, पर एक तरफ आपने गन हमारी तरफ तानी हुई और कहते हो टेबल पे आओ, टेबल पे आओ। ऐसे नहीं गल्ला ठीक होनियां, ये भाईजान ये मामलात उदू ठीक होने ने जदों बराबरी होगी। हम बराबरी की सतह पे, हम श्रीलंका, भूटान, मालदीव और ये जो छोटे छोटे इधर मुल्क है ना, हम उनकी तरह नहीं रहना चाहते। असी सिर चुक के रहना चाहते हैं, और सिर चुक के रहना फिर बंदे भी मारते ने, ते तुहानू पता खर्चे भी होंगे ने, ते लाशां भी डिगदियां ने। सिर चुकन की बड़ी कॉस्ट है, और हमने बड़ी कॉस्ट पहले पे की है और आइंदा भी करेंगे अगर आपने हमें इस तरह जो है वो रखने की कोशिश की। ये काइंडली अपनी सरकार को भी बताएं, सिर्फ हमें ना बताएं जनाब। अमर चीमा साहब, मुझे लगा था कि आप मुझसे मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगा उल्टा हो गया काम, कोई बात नहीं। मतलब मुझे लगा मुझे लगा था कि आप मेरे से मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, परंतु चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। मैं इसको इंटरव्यू ना मानकर एक दो अच्छे दोस्तों के बीच में, दो इंसानों के बीच में गपशप में ज्यादा मान लेता हूँ, बातचीत में ज्यादा मान लेता हूँ। पर खबर चीमा साहब, मैं 1947 से लेकर अभी तक कितनी बार आपके यहाँ से शरारती हुई, मैं उस पर अगर मैं आपकी तरह दोहराना चाहूँ तो बहुत कुछ है। कारगिल भी है, पुलवामा भी है। सबसे ज्यादा तो मैंने सफर किया है, सबसे ज्यादा मेरी कौम ने सफर किया है, सबसे ज्यादा मेरी कौम ने, मेरे 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 बड़े बड़ों बड़ों ने बड़ा सफर किया, मेरे बुजुर्ग ने बड़ा सफर किया, पर्सनली बड़े बुजुर्ग ने सफर किया। तो इसलिए क्योंकि सारा मामला हुआ, हमने फिर भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने फिर कोशिश करी। जहां तक आप कह रहे हैं बांग्लादेश की बात है, भाई अगर आप अपने अंदरूनी मामले नहीं ठीक रखोगे तो कल बलूचिस्तान में दिक्कत हो, आप समेटो ना उसको, चीजें ठीक करो जी। हम अपने यहाँ, आप हमारे इंटरव्यू नहीं कर सकते ना जी, क्योंकि हम आपको मौका नहीं देंगे कभी भी ऐसा कि आप हमारे इंटरव्यू करो। हाँ, आप कोशिश करते हैं, ये नहीं कोशिश नहीं करते, परंतु हम आपकी कोशिश नाकामयाब करते हैं कि नहीं, हम नहीं कोशिश आपकी कामयाब होने देंगे, एक बात। दूसरी बात, मैं वापस कह रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल में हिंदुस्तान के कल्चर, और वो प्रिंसिपल आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा जब तक आप ये मानोगे कि आप कल्चरली हमारे साथ जुड़े हुए। आप अपने आप को अरब के साथ, जब आप, और मैं आपकी कई बार तकरीर, कई बार डिबेट सुन चुका हूँ, आप कहते हो कि आपकी कल्चरल लिंकेजेस अरब के साथ नहीं है, जब मिडिल ईस्ट के साथ नहीं है, आपकी कल्चर लिंकेजेस इसी हिस्से के साथ है। अगर आप कल्चर लिंकेजेस ठीक पकड़ लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, और ये समझकर चलेंगे कि हम कल्चरली एक है। वो ठीक है कि हमारे कौम या हमारे हमारे पंथ अलग अलग हो गए, हमारे हमारे पूजा पद्धति, हमारे हमारे धर्म अलग अलग हो गए। धर्म का, हालांकि धर्म इज नॉट राइट, रिलीजन अलग अलग हो गए होंगे हमारे, वो कई कारण रहे होंगे, परंतु आज से कोई 400 500 1000 2000 साल पहले तो हम एक ही थे ना जी। वो ठीक है, एक 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 रिलीजन आया, वो भाई फोर्स भी आया कुछ, भाई चलो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब वो एक्सेप्टेबल है, हम उसको मान्यता देते हैं, ठीक है। परंतु मूलतः कल्चर तो एक है ना, हमारे और आपके तौर तरीके तो एक हैं, हमारे और आपके अदब तो एक हैं, हमारे और आपके परिवार के जो अदब है वो तो एक हैं, वो तो अलग नहीं है ना। वो अमेरिकन के साथ या जो लोग अरब के लोग हैं उनके साथ तो नहीं मैच करते ना, जो हमारे और आपके अदब के तरीके माँ बाप के साथ। तो इसलिए जहाँ हमारे जो परिवार हो गए, तो उसी के मैं आपको दुहाई देकर कहता हूँ, उसको मान करो, उसको मानो, और ये मानो कि जहां है उसको कट ऑफ कर लो। मतलब आप चलो पीछे की छोड़ कहीं कट ऑफ करो, और कट ऑफ कर मानो कि हम इसके आगे नहीं शरारत करेंगे, तो बात ठीक हो सकती है ना जी। वो कश्मीर के मामले में आप कहीं लाइन डालो और बोलो इसके आगे अब आप मैं आप अगले 70 साल और लड़ो, कश्मीर कभी पाकिस्तान के हिस्से नहीं आने वाले, समझ लीजिए। वो सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, किसी सरकार या कोई और पार्टी की सरकार हो, कर लो। अभी तो हालांकि मुझे लगता है कि अगले साल कुछ साल सरकारें यहाँ पे बदलेंगी, सरकार मतलब पार्टी बदलेगी जो सरकार चलाएगी, पर कोई सरकार हो, वो ये मसला नहीं जाने वाला। हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी, और सरकार मजबूत भी इस मामले में। और हाँ, आपने बीच में एक विषय छेड़ा कि 2019 का चुनाव आपके कारण जीते। सर, आपको गलतफहमी, और झूठ को आपकी गलतफहमी, हमारे यहाँ लोग बहुत समझदार हैं। लोगों को जब घर पे गैस का चूल्हा मिलता है, सिर पे छत मिलती है, किसान को उसके यहाँ हर महीने उसकी चिंता की जाती है,
जब हर गरीब आदमी को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, हर गरीब आदमी को, 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को भारत में 5 लाख का बीमा मिलता है। कभी कोई बीमार हो जाए, देश में किसी अस्पताल में जाकर, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज फ्री करा सकता है। तो लोग इसलिए उड़ देते हैं, वो टाइम निकल गया कि लोग किसी डुगडुगी बजाने से या हल्ला करने से उड़ते। बहुत समझदार है वो, आपके यहाँ भी लोग समझदार हैं, हमारे यहाँ भी समझदार है। उनको पता है किस बात पे वोट देना है। अगर उनको रोज की जरूरत की जो चीजें हैं उनको ठीक मिल रही हैं, उनकी उनकी चिंता ठीक हो रही है, ग्रेजुअली उनको दिखता है भी उनके आसपास सड़कें बन रही हैं, रोड कनेक्टिविटी बन रही है। मतलब मैं आपको जिक्र करूँ तो आप सोचकर दंग हो जाओगे। कभी हमारी जो सड़कों का जाल बिछा है इन दोनों में जी, पिछले 6 सालों में, मैं तो अभी हाल में गडकरी जी का, मैं क्या, मेरा मन करता कभी आपको मिलूं, आपके पैर छू, जितना आपने बड़ा काम कर दिया। मैं एक हाल में मैं एक हाईवे पे गया, देखकर दंग, मतलब मैं खुद दंग था कि ऐसा कमाल कर सकता है हिंदुस्तान है ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कर आपके नहीं हो रहा, परंतु लोग वोट देते हैं या लोग तरक्की को वोट देते हैं, लोग काम को वोट देते हैं। ठीक। मतलब लोग मोदी जी के काम को वोट देते हैं। आप सोचो, लोग इसलिए नहीं वोट देते कि आपने कोई शरारत की और हमने उसका कोई जवाब दे दिया, आप फिर शरारत करो फिर जवाब मिलेगा, जवाब तो तय है जी। वो अब गियर बदल चुका है। परंतु फिर मैं जिस बात से शुरू की थी उस बात पे वापस कहूंगा। अल्टीमेटली रास्ता शांति से है, अल्टीमेटली प्यार से है, जो अल्टीमेटली कबीर की जो बानी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में, उसी से है कि हम सबके सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं। और खास कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले तो एक ही नूर के हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आप मुझे मंदा मत कहो, मैं आपको मंदा मत कहूं, इसी में भलाई है दोनों की। और बिल्कुल कमर कमर चीमा साहब, आज से 1000-1500 साल पहले, मुझे पता नहीं कब लोग आप लोग कन्वर्ट किए होंगे। आप भी वही थे जो हम हैं सर। वो ठीक है, मैं इस्लाम को बुरा नहीं मानता, मैं इस्लाम को बुरा नहीं मानता, कोई मैं नहीं कर इस्लाम के खिलाफ हूँ, परंतु ठीक है, लोगों को लगा भी इस्लाम अच्छा रास्ता हो सकता है, या उससे भी लोगों को लगा कि भाई मजबूरी थी। मैं अन्यथा मत जाना जी। सवा मन सवा मन जनेऊ रोज चलता था, और मेरे गुरु ने शहादत दी इसलिए कि नहीं यार ये बंद होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए। आपने करनी है बातचीत से किसी को आपको कन्विंस कर आप ले जाइए ना जी। तो मुझे नहीं पता कैसे रहा, पर अल्टीमेटली रिक्वेस्ट वही है, हम ये समझे कि हमारी कल्चरल रूट्स एक है, हम दोनों देश एक कल्चरली एक है। मैं एक एग्जांपल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे फैमिली के कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, मेरे परिवार के। अब उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं, वो माँ बाप अलग रहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अलग जाकर रहेंगे, माँ बाप अलग रहेंगे। ये नहीं कि जरूरत पड़ने में काम आएंगे, पर तो अलग रहेंगे, माँ बाप से अलग रहेंगे। हमें माँ बाप का साथ नहीं, माँ बाप हमारी जिंदगी अलग है जी। कुछ हमारे यहाँ जब तक माँ बाप का साया है सिर पे, हम माँ बाप के साय की आशीर्वाद देते हैं। आपके यहाँ भी माँ बाप के साय की, अपने माता पिता के साय की आप लोग भी कदर करते हैं। ये हमारी ये कॉम्युनिटीज है, हमारी कल्चरल कॉम्युनिटीज है। मैं तो बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं, और ज्यादा उस पर नहीं जा रहा मैं। इसको बनाए, इसके आधार पर हम आपस में अच्छा रखें, दोनों देशों में शांति रखें। और इकोनॉमिकली अगर आप सोचो कि टेररिज्म कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ डीलिंग थिंग्स और कैन गेट यू मनी, ऐसा नहीं है। और मैं उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको भी होने, हमको तो हो ही रहा है, आपको भी होने, अल्टीमेटली आपके यहाँ भी उसका नुकसान हो ही रहा है। अल्टीमेटली मैं आपके 10 इंसान से आपके यहाँ गिना दूंगा जिसके कारण से आपको भी नुकसान हो रहा है उसका। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब। दूसरी डिबेट मेरी, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मेरी दूसरी डिबेट का टाइम हो गया। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जारी बात है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन आई एग्री विथ यू कि जो कल्चरल कॉमनैलिटीज हैं, जो हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, हमें उसके ऊपर सर्वाइव करना चाहिए, काम करना चाहिए और लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सरदार साहब। गुरु फतेह जी।